Hello students, I hope you all are good. Today we are going to discuss the another topic of SST, that is atmosphere with moisture. तो इसमें हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चर्स. बेटा मॉइस्चर होता क्या है? इट मीन्स वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर. हवा में जितना पानी होता है ना, नमी जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ द मॉइस्चर. अच्छा, इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं. कई बार हम क्या करते हैं ना, देखो पिक्चर में फटाफट हमने आइस डाल दी ग्लास में और फिर बाहर जो आपके ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाते हैं तो हम बताते हैं अरे देखो देखो प्रेजेंट है मॉइस्चर. तो इस तरीके से हम प्रूफ भी कर सकते हैं. बट द चीफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन आपको पता है, पानी जब भाप बनकर ऊपर उड़ना शुरू करता है, दैट इज इवेपोरेशन. आप घर में देखते हो ना, अगर मम्मी पानी बॉयल कर रही है चाय का, तो कभी उसे आप लिड से, ढक्कन से ढक दो तो क्या होता है, उसमें से स्टीम निकलनी शुरू होती है. उससे आपका ढक्कन कई बार जो है वो हिलना भी शुरू हो जाता है. वो जो स्टीम निकल रही है, दैट इज इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का. फ्रॉम वाटर बॉडीज, ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स, इन सब से पानी जो है इवेपोरेट होता है ड्यू टू द हीट. स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर जो होते हैं ना, is also supplied by the plants by transpiration process. आप देख सकते हो प्लांट्स में भी इवेपोरेशन होता है, स्मॉल अमाउंट का होता है. इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. अच्छा, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म एट एवरी प्लेसेस. होता क्या है, हर जगह हर प्लेस पे अलग अलग अमाउंट का मॉइस्चर आपको मिलेगा. आप जहाँ वाटर बॉडीज होंगी ना, वहाँ पे मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा होगा हवा में, और जहाँ पे लैंड बॉडीज़ हैं, पूरा लैंड है, वहाँ पे आपको कम मिलेगा मॉइस्चर. इट इज़ ग्रेटर इन समर एंड रेनी सीजन देन इन विंटर. इट इज़ ग्रेटर इन लो एल्टीट्यूड देन इन द हायर एल्टीट्यूड. सो मॉइस्चर डिफर करता है. अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की. एयर हैज़ वेरिंग कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर एट डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर्स. ह्यूमिडिटी होती क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. कि इस हवा में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, दैट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी हेल्प्स इन कूलिंग डाउन और हीटिंग अप द एटमॉस्फेयर. दोनों में हेल्प करता है. एक्चुअल अमाउंट जो होता है ना वाटर वेपर का, जो प्रेजेंट है एयर में एक्चुअल, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. इवन ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द परसेंटेज. इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हमारा हवा में प्रेजेंट है, ठीक है, विद द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द वाटर वेपर एट द सेम टाइम. अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, मान लो अगर आपने कहा 76% आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इसका मतलब क्या है, दैट एयर हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड अनदर 24% ह्यूमिडिटी. तो यानी कि हम परसेंटेज में भी ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है, इट शोज द अमाउंट ऑफ परसिपिटेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल. बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, इट शोज इफ देयर विल बी एनी परसिपिटेशन और नॉट. वो तो पूरा अमाउंट बता रही है, लेकिन रिलेटिव बता रही है होगी भी कि नहीं है, ये बता रही है. अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल की. वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, चाहे वो आपका ओशियन है, चाहे आपका सी है, चाहे लेक्स हैं, क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है सन हीट से, है ना. और इवेपोरेट होकर क्या होगा, गोज अप, राइज अप होगा, ऊपर जाएगा. और वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, कूल डाउन होंगे किसी पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे, है ना. एंड देन कम बैक टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ परसिपिटेशन. यही होता है ना, पानी गर्म हुआ, ऊपर चला गया, भाप बन गया, फिर ठंडा हो गया, फिर उसमें ड्रॉपलेट आ गई, फिर वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ गया. परसिपिटेशन एक तरीके से बेटा आपकी बारिश है, ठीक है, वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ गया. तो ये क्या हो रहा है, ये वाटर साइकिल है. फिर पानी बन गया, फिर ऊपर गया, फिर बादल बने, फिर बारिश हुई, फिर नीचे आ गया. तो इस तरीके से आपकी ये वाटर साइकिल चलती है, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं. दस देयर आर इन्वॉल्व 3 प्रोसेस इन द वाटर साइकिल. सबसे पहले क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, पानी हीटअप होके ऊपर जा रहा है, ठीक है.
फिर दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, एक हाइट पे आकर वो जम रहा है, पानी कंडेंस हो रहा है, जिसे हम कंडेंसेशन कह रहे हैं। फिर वो जो है नीचे आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, उसे हम कहते हैं पर्सिपिटेशन। तो ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके वाटर साइकिल में। अब हम इवेपोरेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और ये कहाँ से चलता है, डिफरेंट वाटर बॉडीज से चलता है, प्लांट से चलता है, एनिमल से चलता है। अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक टेम्परेचर हो गया आपका, डिग्री ऑफ ड्राइनेस हो गया, एयर में कितनी ड्राइनेस है ये हमें देखना होता है। देन मूवमेंट ऑफ एयर, हॉट एयर कैन इवेपोरेट मोर देन द कूलर एयर, जितनी ज़्यादा गर्माहट होगी ना उतना ज़्यादा इवेपोरेशन तेजी से होगा। ड्राई एयर जो है इट इज़ हैविंग द ग्रेटर कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर देन द मॉइस्ट एयर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इवेपोरेशन के बारे में। देन कंडेंसेशन की अगर हम बात करें, कंडेंसेशन क्या होता है, इट मीन दैट द वाटर वेपर बिगिन टू चेंज इनटू द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और आप ये कह सकते हो स्नो की फॉर्म में भी चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पानी ठंडा होना शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया। कंडेंसेशन जितना आप ऊंचाई पे जाओगे हायर एल्टीट्यूड पे उतनी तेज़ी से होगा, और जितना आप नीचे आओगे ना के बराबर कम होता जाएगा, क्योंकि वहाँ तो गर्माहट है, हवा स्प्रेड हो रही है। सो देयर इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड नो मोर। व्हेन द एयर कैन होल्ड नो मोर वाटर वेपर ना बेटा, देन इट इज़ नोन एज, अरे बाबा अब ये सेचूरेटेड हो चुकी है, अब इसमें और जो है वाटर वेपर नहीं आ सकता, मतलब कंज्यूम्ड हो चुके, पूरा सेचूरेटेड। वार्म एयर पोजेस द ग्रेट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर, लेकिन जो ठंडी हवा होती है वो ज़्यादा वाटर वेपर को अपने में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सो टेम्परेचर एट विच द एयर इज़ फुली सेचूरेटेड, जहाँ पे अब पूरा एब्जॉर्ब कर चुकी है वाटर वेपर को, सेचूरेटेड हो चुकी है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट्स। ओके, अब कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट अ ड्यू पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे तो अब एब्जॉर्व कर चुकी है, अब तो हो गया इसमें जितना होना था। अब उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन हमारे सामने आते हैं क्लाउड्स के रूप में। क्लाउड्स क्या हैं, व्हेन द मॉइस्ट एयर राइजेस कूल्स डाउन देन इट रीचेज टू द ड्यू पॉइंट, और ड्यू पॉइंट पे आके जहाँ पे सेचूरेटेड हो गई वहाँ से वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बनाती है क्लाउड्स के। वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर और आइस क्रिस्टल। अब आप ये देखो, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स आप पिक्चर में देख सकते हो बनते हैं ना, आपका सबसे पहले आप देखो निम्बस क्लाउड, ये दिख रहा है आपको, ये जो बन रहा है निम्बस क्लाउड जो है, दे आर द रेन बियरिंग क्लाउड्स, इनमें पानी भरा होता है, ये हैवी डाउन पावर करते हैं, और ये बिल्कुल आपको डार्क ग्रेइश कलर के या ब्लैकिश कलर के नजर आएंगे। काले बादल जब नहीं छा जाते हम कहते हैं अरे भाई बारिश होने वाली है तेज, तो उन्हें हम निम्बस क्लाउड कहते हैं। सेकंड, अगर आप देखोगे पिक्चर में देखो, क्यूमुलस क्लाउड है आपके, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड क्या होते हैं बेटा, ये भी रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं आपके, बट लुकिंग लाइक अ कलीफ्लावर, हैविंग विद द ग्रेइश कलर, है ना, दूर से देखो आप कलीफ्लावर की तरह लग रहे हैं। देन आपके थर्ड हैं दैट इज साइरस क्लाउड्स। साइरस क्लाउड्स आपको फेदर की तरह नजर आएंगे बेटा, और ये आपको हाइट जो होती है ना 5 to 10 किलोमीटर की, उसके बीच में ये अकर होते हैं, और इनमें बारिश नहीं होती, मतलब ये पंख की तरह फैले से रहते हैं, इनमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता। देन आपके होते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, आपका लास्ट ये फिगर देखो बिल्कुल ही फैले हुए हैं बिखरे बिखरे से, है ना। ये क्लाउड्स जो हैं आपको दिखेंगे लेस देन 2 किलोमीटर की हाइट के, और हैविंग वाइटिश कलर, जगह जगह पूरा नहीं, आसमान पे सफ़ेद सफ़ेद से बादल छाए होते हैं, तो इनसे तो कोई बारिश नहीं होती, सिर्फ इतना होता है कि हाँ भाई हल्की सी धूप हट जाती है, ये रेनफॉल ब्रिंग नहीं करते। देन हम बात करते हैं फॉग और मिस्ट की। फॉग क्या है, इट इज़ द फॉर्म इन द सेम वे एज क्लाउड्स, जैसे क्लाउड फॉर्म हुए ना वैसे ही फॉग या मिस्ट आपकी फॉर्म होती है। सर्दियों में आप देखते हो सफ़ेद बादल का धुआं धुआं सा आपको नज़र आता है अर्थ पे, कह रहे आज धुंध छा गई है, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। दैट इज़ द फॉग, इट इज़ फॉर्म व्हेन द मॉइस्ट एयर कूल्स डाउन बिलो इट्स ड्यू पॉइंट
इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर आ चुका है पूरा का पूरा ये, और विजिबिलिटी जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, कई बार तो ज़ीरो होती है विजिबिलिटी, तो इसे हम फॉग और मिस्ट कहते हैं। देन आपका आता है ड्यू। ड्यू, द अर्थ एंड प्लांट्स रेडिएट्स हीट ड्यूरिंग द नाइट टाइम इन विंटर, है ना। जब अपनी हीट रेडिएट करेंगे तो क्या होगा, तो उनके अंदर जो रहा होगा ना ड्रॉपलेट्स वगैरह वो ऊपर आ जाता है। आप ये देखो पिक्चर में, आप देख रहे हो ये ड्रॉप ड्रॉप से आपको नज़र आ रहे हैं, आपको ड्यू पॉइंट, जिसे हम हिंदी में ओस भी कहते हैं बेटा, वो होती हैं ये। आपका क्या होता है, व्हेन द कूल एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विद दिस रेडिएटेड हीट ऑफ अर्थ ना, तो मॉइस्चर क्या होता है, कंडेंस होता है, और स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट छोटी छोटी बूंदों के तौर पे अर्थ सरफेस पे, घास पे, पत्तों पर आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम ड्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रॉस्ट की। व्हेन ड्यू ड्रॉप्स जो आपके हैं आर फ्रोजन ड्यू टू द लो टेम्परेचर ना, इट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। अब ड्यू पॉइंट जो है अबव द फ्रीजिंग पॉइंट इन ड्यू एंड इन फ्रॉस्ट, द ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखो ड्यू और फ्रॉस्ट आप ग्रास, ट्री, लीव्स सब जगह दे सकते हो, एंड इट प्रिवेंट्स द मॉर्निंग इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और वाइट शीट रिस्पेक्टिवली, है ना। सुबह सुबह आपको नहीं लगता जैसे हम भीग गए हैं, हल्की हल्की सी बारिश सी लग रही है हमें बिल्कुल सा, दैट इज द फ्रॉस्ट इन विंटर सीजन। अब हम बात करते हैं पर्सिपिटेशन की, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। These droplets join together and grow in size. भी छोटी छोटी बूंदें हैं, ज्वाइन हो गई, इनका साइज बढ़ता जा रहा है। Big drops cannot float into the air. तो क्या होगा, नीचे गिरेंगी। नीचे गिरेंगी किस फॉर्म में गिरेंगी, बारिश के फॉर्म में, पर्सिपिटेशन की फॉर्म में। अब वो पर्सिपिटेशन अलग अलग फॉर्म होती है, एक तो होती है जो हम नॉर्मल रेनफॉल कहते हैं ना, नॉर्मल बारिश हो रही है, व्हेन कंडेंस वाटर वेपर जो है फॉल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बूंदें गिर रही हैं, ठीक है। व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ रेन, बहुत छोटी छोटी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, तो हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम क्या कहते हैं, बूंदाबांदी हो रही है, बट इंग्लिश में हम उसे ड्रिजलिंग कहते हैं कि ड्रिजल हो रहा है। इसके अलावा जो अनदर फॉर्म है पर्सिपिटेशन का, दैट इज स्नोफॉल। स्नोफॉल सुनते ही अच्छा लग गया ना, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एयर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, सो वाटर वेपर इतना कंडेंस होता है कि आइस की छोटी छोटी क्रिस्टल्स में, सॉफ्ट सॉफ्ट क्रिस्टल में वो नीचे आना शुरू हो जाता है, उसे हम स्नोफॉल कहते हैं। देन बेटा अनदर फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन इज स्लीट। अब ये स्लीट क्या है, व्हेन बोथ द रेन एंड स्नोफॉल टुगेदर कम ऑन द अर्थ, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, स्नोफॉल भी हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लीट हो रही है। देन हेल, आपने सुना होगा ओले पड़ रहे हैं, जब छोटी छोटी बर्फ के गोले से पड़ते हैं ना, गिरते हैं हमारे ऊपर, दैट इज हेल। व्हेन रेन ड्रॉप्स रीचेज अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड दे गेट फॉर्म इनटू द हार्ड आइस की बॉल होती है ना, छोटी छोटी पैलेट्स होते हैं, उस फॉर्म में वो गिरना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम हेल कहते हैं। बट बेटा ये जो हेल होता है ना, इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स हो गया, एनिमल्स हो गए, अदर थिंग्स, जहाँ जहाँ भी ये हेल पड़ेगा, ओले पड़ेंगे, वो चीज़ तो टूट जाएगी ना, ख़राब हो जाएगी, तो इससे नुकसान ज़्यादा होता है। नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। सबसे पहले जो आती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। अभी जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ना, ये मोस्टली आपको मिलेगी इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर के पास की जो एरिया है ना, हॉट एरिया, वहाँ पर इस टाइप की रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एयर है ना वो अर्थ की जो हीट निकल रही है, अर्थ सरफेस की जो हीट है उसके कांटेक्ट में आ जाती है। अब उसके कांटेक्ट में आती है तो वो गर्म हो जाती है और राइज अप हो जाती है वर्टिकली, नीचे लो प्रेशर हो गया, वर्टिकल एयर करंट प्रोड्यूस हो गया, और ऊपर जाके वो कूल डाउन हो गई और हायर एल्टीट्यूड पे जाके जल्दी से कंडेंस होके बारिश कर दी। सो द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड विच ब्रिंग सडन एंड हैवी रेनफॉल। This type of rainfall is often accompanied by the lightning and thunder also। बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है इनके साथ, तो इसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। सेकेंड आपकी होती है रिलीफ रेनफॉल, आप पिक्चर में भी देख सकते हो इस तरीके का। अब रिलीफ रेनफॉल क्या है, व्हेन द मॉइस्ट एयर स्ट्राइक्स द माउंटेन। भाई पानी से भरी हवा है और माउंटेन से टकरा गई, अब टकरा के ऊपर जा रही है, ऊपर जाते ही वो ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद धम से उसमें जितना पानी था नीचे गिरा दिया।
सो दिस रेनफॉल अकर्स ऑन द विंडवर्ड साइड। अब आपको बेटा ये पता होना चाहिए विंडवर्ड साइड क्या है। आप पिक्चर में देखो, माउंटेन का एक हिस्सा जहाँ पे ये आपको एरो दिख रहा है ना, जहाँ पे हवा जा रही है, इस हिस्से पे बारिश हो रही है, लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम रेन शेडो एरिया कह रहे हैं, पीछे वाला हिस्सा, वहाँ बारिश नहीं पहुँच पा रही। ठीक है, तो माउंटेन का वो हिस्सा जहाँ पे बारिश पहुँचती है उसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, और जो हिस्सा जहाँ बारिश नहीं पहुँच रही है उसे हम रेन शेडो एरिया कहते हैं। आप डक्कन प्लेट्यू में इस टाइप की रेनफॉल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बेटा ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ना आपकी, जहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया होती है ना वहाँ बनती है, क्योंकि होता है क्या है, हीट की वजह से हवा ऊपर की तरफ राइजेस अप हो गई तो नीचे की एरिया खाली हो गई। अब जो ये खाली एरिया है इसको चारों तरफ से, हर डायरेक्शन से हवा आके इस गैप को भरना शुरू कर देती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखो आपका इस तरीके से बन रहा है, एक सेंटर से, है ना, चारों डायरेक्शन से आके उस एरिया को ये हवाएं भर रही हैं। सो देयर इज ऑफन आई इन द साइक्लोन। आप देख सकते हो ये इस तरीके का आपको दिख रहा है, ये छेद सा, दैट इज आई, इसे हम आई कहते हैं। ठीक है, और इंडिकेट क्या कर रहा है कि दिस इज द सेंटर ऑफ दिस साइक्लोनिक एरिया। So often this occur into the winter in temperate zone because the air from the polar high pressure belt meet the air coming from the subtropical high pressure belt। तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। अब आपको बेटा एक केस स्टडी दी हुई है साइक्लोन के बारे में, और ये आपकी केस स्टडी जो है 21 मई 2009 की है, जहाँ पे जॉइंट टाइफून वार्मिंग सेंटर रिपोर्ट किया था कि ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसकी वजह से अबाउट 950 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ कोलकाता बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। तो इसको पूरे में आपको साइक्लोनिक के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक बांग्लादेश का भी बताया हुआ है, जहाँ टॉरेंशियल आपकी रेनफॉल है, वहाँ पर जो है रिजल्ट हुआ 179 फेटलिस्ट, मतलब इतने लोगों की डेथ हो गई थी जब वहाँ पे टॉरेंशियल रेन हुई थी। मतलब आप ये देखो, साइक्लोनिक अगर रेनफॉल होती है तो तूफान अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। देन आप देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब तूफान आता है, इस तरीके की साइक्लोनिक रेनफॉल आती है तो बहुत सारी एरिया जो है वो फ्लड में चली जाती है। आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है दैट इज़ द सुंदरबन डेल्टा का आपको दिया हुआ है, जहाँ आप देख सकते हो एनिमल से लेके ह्यूमन बीइंग दे आर फ्लोटिंग, फ्लड से परेशान है, उनका सर्वाइवल जो है, उनका जो सेटलमेंट है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो कहने का मतलब है समटाइम जो ये रेनफॉल है बेटा ये डिस्टर्ब कर देती हैं अगर ये बहुत ज़्यादा स्पीड में आती हैं। सो लेट्स डू द क्विक रिवीजन। चीफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर क्या है? दैट इज इवेपोरेशन। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या शो करती है? एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या इन्वॉल्व है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड पर्सिपिटेशन। इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ड्राइनेस ऑफ एयर एंड मूवमेंट ऑफ एयर. Then we have discussed about the condensation which take place at the dew points and is in the form of clouds, fog, mist or frost. Then precipitation. Precipitation क्या है? It is the process in which water vapor changes into the drops of water. Then we have discussed about the different types of rainfall, convectional rainfall, relief rainfall and cyclonic rainfall. हमने साइक्लोनिक रेनफॉल की केस स्टडी के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पे आलिया आपका ये साइक्लोन हिट द इंडिया, फिर बांग्लादेश का बिटवीन 25 to 27 May 2009 and brought about widespread destruction and damage to the human survival, flora and fauna. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Do the exercise carefully.